11 अप्रैल 2006 12 रबी अव्वल का मुबारक दिन। कराची का एक बड़ा मैदान हजारों लोगों के मजमे से भरा हुआ है। जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक सर ही सर नजर आ रहे हैं। स्टेज पर कराची की बड़ी मजहबी जमातों के लीडर अपनी अपनी नशिस्तों पर पराजमान है। स्पीकर से सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, लेकिन यहां कुछ ऐसा होने वाला था कि इससे पहले कराची ने देखा तो बहुत कुछ है, मगर यहां जो कुछ होने वाला था वो किसी के गुमान में भी नहीं था। लेकिन हां, कोई था जो इस खतरे से आगाह था। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम इज्तिमा से ठीक एक दिन पहले, यानी 10 अप्रैल 2006 11 रबीउल अव्वल 10:45 पर उस वक्त के वजीर दाखिला रऊफ सिद्दीकी साहब के पास एक कॉल आती है। सर, कल नश्तर पार्क में हजारों लोगों से भरे इज्तिमागाह को एक से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी को सीरियस ही नहीं लिया जाता और फिर अगले दिन यानी 12 रबी अव्वल के दिन मैदान सज जाता है। बच्चे, बड़े, नौजवान एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में झंडे लिए दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। नमाज का वक्त होता है। स्पीकर से ऐलान होता है, तमाम लोग नमाज मगरिब की अदायगी के लिए सफ़ें सीधी कर लें। नमाज के बाद स्टेज पर मौजूद जय्यद उलमा इकराम का खिताब भी होना बाकी है। सफ़ें दुरुस्त होने लगी, लेकिन हजारों के इस मजमे में एक शख्स ऐसा भी था जो ना कि सफ सीधी कर रहा था, ना किसी को जगह दे रहा था। वो स्टेज के बिल्कुल करीब पहुंचना चाहता था। उस आदमी के जिस्म पर एक भारी जैकेट थी और उसका अंगूठा एक ट्रिगर के ऊपर था, लेकिन इसका दिमाग कहीं और ही था। वो उस खत के बारे में सोच रहा था जो वो अपनी माँ को लिख चुका था। साथ में कई ख्यालात इस बार उसे मजीद तंग कर रहे थे। तुम्हारी बहन का क्या होगा? कुछ दिन में उसकी शादी होने वाली है। तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा? माँ तो तड़प तड़प के मर जाएगी। वो खुद को जवाब देता है, कोई बात नहीं, जिस राह पर तुम जा रहे हो वहां हर परेशानी का हल मौजूद है। बस इस ख्याल के बाद उसने ट्रिगर को प्रेस कर दिया। कुछ था वो जो है उसका सर, जहां हम खड़े थे हमारे कदमों के सामने आकर वो सर गिरा था। कौन था वो शख्स जिसने इस आदमी को यहां तक पहुंचाया? इसकी बहन की तो शादी होने वाली थी, मगर फिर उसने ये कदम क्यों उठाया? उसने अपनी माँ को आखिरी खत में क्या लिखा? उसे इस्तेमाल किया गया या फिर इसे तैयार किया गया? हमले की इत्तिला मिलने के बाद भी इसे रोका क्यों नहीं गया? क्या पूरे शहर में खौफ फैलाया गया या फिर फिरका वारियत की लगी हुई आग को मजीद भड़काया गया? एक ऐसा सानेहा जिसका नाम तारीख ने रखा नश्तर पार्क धमाका। सोच रहा हूं ये दर्दनाक कहानी कहां से शुरू करूं। वहां से जहां से एक नौजवान लड़का इल्म हासिल करने के लिए गया लेकिन इसे टेररिस्ट बना दिया गया, या वहां से जहां से शहर कराची में उस वक्त की सबसे बड़ी सुन्नी जमात की क़यादत मोहम्मद अब्बास कादरी, मौलाना अकरम कादरी, मौलाना इफ्तिखार अहमद भट्टी समेत पूरी क़यादत को ही ख़त्म कर दिया गया, या फिर वहां से जहां से छोटे छोटे मासूम बच्चे सफ़ेद लिबास में सरों पर इमामे सजाए नश्तर पार्क में जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी शहादत के बाद आज भी उनकी माएँ अपने लख्ते जिगर को रोती हैं। और मैं जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान औरंगी टाउन का ज़िम्मेदार था। हमने औरंगी टाउन में अपना जुलूस निकाला, क्योंकि बोल्टन मार्केट से क़िबला सैयदी शाह तराबुल्लाह कादरी साहब रहमहुल्लाह ताला आपकी क़यादत में जुलूस आ रहा था। हम उस जुलूस में शरीक हुए और उस जुलूस की पहली सफ़ों में भी मुझे आप देख सकते हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर भी अगली सफ़ों में ही मौजूद था मैं। लेकिन मैं इस कहानी का आगाज़ वहां से करूंगा जो इस कहानी का मास्टरमाइंड था। एक बार फिर चलते हैं वापस उसी तारीख पर, यानी 11 रबी अव्वल नश्तर पार्क के इज्तिमा से सिर्फ एक दिन पहले। लोकेशन कस्बा कॉलोनी औरंगी टाउन, मकान नंबर 2। बाहर से देखें तो शायद कोई अंदाजा भी ना लगा सके कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सरकारी तफ्तीश के मुताबिक इस घर में
उस दिन यानी 11 रबीउल अव्वल को कुछ लोग जमा थे और ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घर में जो लोग मौजूद थे उनमें कारी आबिद, इकबाल मसूद, मोहम्मद खालिद खान उर्फ अबरार, सुल्तान उर्फ महमूद, मुफ्ती जाकिर और रहमतुल्लाह। मगर इस ग्रुप में एक ऐसा नाम था जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टर माइंड था, अमानुल्लाह उर्फ मुफ्ती इलियास। सिंध होम डिपार्टमेंट के सरकारी बयान के मुताबिक अमानुल्लाह का नेटवर्क दराए आदम खेल में कायम था और उसकी क़यादत खुद अमानुल्लाह के पास मौजूद थी। वो का खेस जैकेट, लड़कों को तैयार करना, इन्हें टास्क देना और खुद और दूसरों की जान लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड करना था और वो इस काम में बहुत महारत रखता था। वो अपने अगले शिकार की तलाश में था। उन दिनों शिद्दत पसंद हलकों में अमानुल्लाह का बड़ा नाम था, बड़ी तारीफें थी। ऐसे में मानसेरा में बैठा एक 25-26 साल लड़का कई बरसों से अपने हीरो मुर्शिद यानी अमानुल्लाह की एक झलक देखने के लिए भी बेताब था। अमानुल्लाह के ग्रुप का खास बंदा रहमतुल्लाह इस लड़के से राब्ते में आता है और कहा, आ जाओ, तुम्हारी मुलाकात अमानुल्लाह से करवाई जाएगी। यह सुनने के बाद इस लड़के ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, माँ का हाथ सर पर रखवाया और चल पड़ा और यूं वो कराची में अपना पहला कदम रखता है। जैसे ही इस लड़के की नजर अमानुल्लाह पर पड़ती है, ये लड़का अमानुल्लाह के पाँव में गिर जाता है और जोर जोर से रोने चीखने लगता है। मंजर ऐसा था कि देखने वाले ये सोच रहे थे कि ये लड़का अपना सब कुछ अमानुल्लाह पर लुटा सकता है और शायद ऐसा ही कुछ खौफनाक होने भी वाला था। अमानुल्लाह बज़ाहिर तो खामोशी से ये मंजर देख रहा था, लेकिन इसने उसी वक्त इरादा कर लिया था कि यही लड़का उसका अगला शिकार बनेगा और आगे चलकर यही हुआ। वही लड़का नश्तर पार्क धमाका करने वाला बमर बन गया। नाम था मोहम्मद सिद्दीक। रिपोर्ट्स में सिर्फ इतनी ही तफसीलात मिलती हैं कि लड़का मानसेरा के एक इलाके से ताल्लुक रखता था और अमानुल्लाह के खास बंदे रहमतुल्लाह के राब्ते में था और इसी ने सिद्दीक को कराची बुलाया भी। और अब यहाँ से वो खूनी कहानी शुरू होने का वक्त था जिसमें हजारों लोगों के घर तबाह होने वाले थे। 11 अप्रैल की सुबह सरकारी बयान के मुताबिक मोहम्मद सिद्दीक को जब पहली बार बताया गया कि वो नश्तर पार्क के धमाके के लिए चुन लिया गया है, ये सुनते ही चंद सेकंड के लिए वो साकित हो गया। उसने इनकार किया कि मैं हरगिज ये कदम नहीं उठाऊंगा। होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रहमतुल्लाह और इसके साथियों ने मोहम्मद सिद्दीक को इस भयानक कदम उठाने पर मजबूर किया और वो बार बार इनकार करता रहा। अमानुल्लाह को बुलाया गया और ये वो बंदा था जिसने लम्हों में लोगों के माइंडसेट बदल दिए थे। अगले दिन यानी 12 रबीउल अव्वल इसने एक खत लिखा, माँ, मैं एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बहन की शादी करवा देना, मेरा इंतजार मत करना। आपका फरमाबरदार बेटा मोहम्मद सिद्दीक। इसने वजू किया, अपने दोस्त रहमतुल्लाह के घर में 2 नफिल अदा किए, खुद को हमले के लिए तैयार किया। दहशतगर्द ग्रुप के 2 लोग खालिद और सुल्तान के साथ रवाना हो गया। हदफ था नश्तर पार्क, कराची। हजारों लोग ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमा में जमा थे। नमाज मगरिब शुरू हुई। नमाज के आखिरी सलाम से चंद मिनट पहले सिद्दीक सजदे से उठा, खड़ा हुआ और फिर धमाका हुआ तो स्टेज के पास हम मौजूद थे नीचे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, मेरा ये ईमान है कि जो लोग वुजू से थे वो शहीद हो गए। ये मैंने तारीख में मंजर अपनी आंखों से देखा कि एक शहीद दूसरे शहीद के लिए ये बात कर रहा था कि पहले इन्हें अस्पताल ले जाओ। अब्बास कादरी रहमतुल्लाह अलैह को जब लेने के लिए आए लोग, तो अब्बास भाई ने कहा कि इफ्तिखार भट्टी को ले जाओ। इफ्तिखार भट्टी साहब ने कहा पहले अकरम भाई को ले जाओ। और उस वक्त मैं सजदे में था, बहुत बड़ा धमाका हुआ। ऐसा मालूम होता था कि जैसे पता नहीं कोई ज़लज़ला आ गया या क्या। हालत सजदा में जो है मैं कई फुट ऊपर उछला मैं और फिर नीचे गिरा। और जब संभला मैं तो देखा कि हर तरफ एक चीखो पुकार थी, खून था, अंधेरा था, चारों तरफ धुआं ही धुआं था और एक आहो बका थी। समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या गया। खुद ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, लोग मेरे करीब आए, लोग मुझे कहते आपको हॉस्पिटल पहुंचाए। मैं अपनी गाड़ी में चलकर, पूरा पेट मेरा फटा हुआ था, मैं जख्मी था, आंतें मेरी बाहर थी और अभी भी मेरे जिस्म में 40 से ज्यादा छर्रे पूरे जिस्म में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सिविल अस्पताल और जिन्ना मेडिकल सेंटर, कराची के 2 बड़े अस्पताल चंद ही घंटों में जख्मियों और लाशों से भर गए।
ابتدائی رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد مختلف بتائی گئی، کہیں 47، کہیں 50، کہیں 56 اور بعض رپورٹس میں تعداد 60 سے بھی اوپر بتائی گئی۔ سرکاری طور پر بعد میں تعداد 50 سے زائد بتائی گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 100 سے 200 کے قریب بتائی گئی تھی۔ ان میں شہید ہونے والے صرف عام لوگ نہیں، اسٹیج پر موجود پوری قیادت بھی شہید ہوئی گئی تھی۔ اور اسٹیج کے اوپر پاکستان سنی تحریک کے 5 افراد تھے، ان 5 افراد میں سے 4 شہید ہو گئے، 5واں شخص میں تھا۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ان شہداء نے جام شہادت نوش کر لیا تو ان کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ کرائم سین سے فورنزک ٹیم کو خوفناک ایویڈنس ملے۔ جہاں چاروں طرف خون ہی خون تھا، وہاں ایک ایسا سر ملا جسے کوئی شناخت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے اس سر کو نامعلوم ڈکلیئر کیا گیا، اسلام آباد ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدا میں 2 افراد سامنے آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ سر ان کے لاپتہ بھائی کا ہو سکتا ہے، مگر بعد میں دونوں نے اپنے اپنے بیان واپس لے لیے۔ انویسٹیگیشن جاری رہی اور ڈاکٹر AQ خان لیبارٹری میں ایک DNA سیمپل سے یہ سر میچ کر دیا، اور پھر انویسٹیگیشن ٹیم نے اس سر کو سوسائڈ بامبر ڈکلیئر کر دیا۔ اس لڑکے کا نام تھا محمد صدیق۔ جی ہاں، یہ وہی صدیق ہے جو امان اللہ کے پاس مانسیرا سے آیا تھا۔ انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ حملہ آور اسٹیج کے بالکل قریب تیسری صف میں موجود تھا، اور پھر کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا تاکہ چھرے اور باقی مواد دور دور تک پھیل جائے۔ کہ وہ اس طریقے سے کہ اس میں چھرے نکلے، اس میں بلٹ تھے، کنچے جو بیرنگ کے بلٹ ہوتے ہیں گول والے، کچھ مطلب نوکدار بلٹ تھے، کچھ جن کو ہم چھرے کہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ تکلیف اتنی شدید تھی نا، وہ کافی سالوں تک جو ہے وہ درد میں محسوس کرتا رہا، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے تو صرف ہلکے سے چھرے کراس کرتے ہوئے گزرے ہیں، اور میں نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے، میں نے اور میرے وہ احباب، وہ علماء کرام، وہ دوست کہ جن کے سینوں پر آ کر چھرے لگے، جن کے چہرے پر آ کر چھرے لگے، جن کے چہرے کٹ چھل گئے، ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوگی۔ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو 1 سال کے بعد تفصیلی رپورٹ شیئر کی گئی۔ لکھا تھا کہ حملہ آور صدیق نے پہلے 2 نفل پڑھے، قصبہ کالونی میں پلاننگ کی، ایم اے جینا روڈ سے ایک جلوس میں داخل ہوا اور یوں وہ نشتر پارک میں انٹر ہوا۔ اس انویسٹیگیشن میں کئی خامیاں بھی نظر آئیں جس نے اس کیس کو مزید خراب کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس رحمت حسین کی سربراہی میں ایک بڑا ٹریبونل بنایا گیا، تو پھر اس ٹریبونل بنانے کے بعد کئی حیران کن خامیاں نظر آئیں۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس سہنے کے فوراً بعد پورے ایریا میں سگنل ہی جیم کر دیے گئے۔ اب آپ دیکھیں گے وہ وقت ہوتا ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے ایمبولینسز اور سیکیورٹی اداروں کو تاکہ وہ یہاں تک پہنچے، لیکن یہاں تو سب کچھ جام کر دیا گیا تھا۔ سال 2007 کیس میں ایک بڑی پیش رفت آئی۔ سلطان محمود عرف سیف اللہ، مفتی ذاکر حسین، محمد امین عرف خالد اور رحمت اللہ، ان 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ ملزم سلطان، جو پہلی ایک اور بڑے کیس میں ملوث تھا، اس نے اپنا اعترافی بیان ریکارڈ کروایا۔ اس بیان میں نہ صرف اس نے خود کو بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس سازش میں ملوث ہونے کا اقرار کر لیا۔ نشتر پارک میں اپنے آپ کو اڑانے والا محمد صدیق حملے سے پہلے انہی ملزمان کے ساتھ رہائش پذیر تھا، اور واقعے کے وقت یہ لوگ کرائم سین کے آس پاس ہی بھیڑ میں موجود تھے۔ مگر 3 اہم افراد امان اللہ عرف مفتی الیاس، قاری عابد اقبال اور خالد تاحال مفرور تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں پورے نیٹ ورک کا اصل ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے ہی پردے ہٹنے لگے۔ ایک بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ اس حملے کو جوڑا گیا۔ یہ نیٹ ورک اس وقت درہ آدم خیل KPK میں ایکٹیویٹ تھا، اور اس نیٹ ورک کی سربراہی امان اللہ کے پاس تھی۔ سرکاری بیان میں یہ کہا گیا کہ امان اللہ سندھ میں انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتا تھا، اور یہاں سب سے اہم بات، بم ڈسپوزل حکام کے مطابق نشتر پارک میں استعمال ہونے والا دھماکہ خیز مواد اسی طرز کا تھا جو اس سے پہلے امام بارگاہ حیدری اور امام بارگاہ علی رضا میں ہونے والے حملوں میں استعمال کیا گیا تھا۔ اور اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ نیٹ ورک پاکستان میں فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتا تھا۔ اب آتے ہیں نشتر پارک کیس کے سب سے سست مرحلے پر، یعنی عدالتی کاروائی۔ FIR 71-6 کے تحت مقدمہ درج ہوا، مگر کیس سالوں تک ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوتا رہا۔ 200 سے زائد گواہوں میں سے کئی برسوں بعد بھی صرف تقریباً 25 کے بیانات ہی ریکارڈ ہو سکے۔
जबकि मुतासरा खानदान इंसाफ के मुंतजिर रहे। बरसों की सुस्ती और नाकामी के बाद हुकूमत ने फैसला किया कि ये केस भी फौजी अदालत में भेज दिया जाए। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन मुकदमात की फहरिस्त में सबसे ऊपर निस्टर पार्क बम धमाके का केस था, जो 2006 से फौजी अदालत में जेर समाअत था। यानी एक ऐसा केस जो सिविल अदालती निजाम में अंजाम को ना पहुंच सका, फिर इसे फौजी अदालत में भेज दिया गया। लेकिन फिर भी निस्टर पार्क केस की फाइल बंद ना हो सकी। आज 20 साल बाद 2026 में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम असल मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच सके। 3 अहम मफरूर मुल्जिमान जिन्हें नेटवर्क का असल दिमाग समझा जाता था, आज भी नामालूम मकाम पर अपने बिलों में छुपे हुए हैं। जिस शख्स को सरकारी तफ्तीश में इस नेटवर्क का लीडर करार दिया था, वो अमानुल्लाह उर्फ मुफ्ती इलियास भी फरार है। जरा इन लोगों की हालत तो देखें। ये है इनकी औकात। हजारों लोगों की जान लेते हैं और दहशतगर्द भी तैयार करते हैं, और खुद मौत का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। एक गमला भी ना टूटा तो ये अहले सुन्नत का वकार था। हमारा ये काम नहीं है कि इस पाकिस्तान को हम बर्बाद कर दें। हमने सब्र का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा। स्टेज पर बैठे थे वो लोग जो सुन्नी तहरीक और जमात अहले सुन्नत की पूरी क़यादत कहलाते थे। मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी, मौलाना अकरम कादरी, मौलाना इफ्तिखार अहमद भट्टी, मरकजी रहनुमा डॉक्टर कदीर अहमद, हाजी हनीफ पिल्लू। ये सिर्फ चंद नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जिनकी आवाज पर हजारों लोग जमा हो जाते थे। और इस शाम ये सारी क़यादत एक ही स्टेज पर, एक ही जगह, एक ही साथ जामे शहादत नोश कर गए।